आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज हमारे हिल स्टेशंस की। क्यों हिल स्टेशंस को इस तरीके के शहर की तरह बनाया जा रहा है, समझ नहीं आता है। तो हम सबको पता है कि जो जोशीमठ की ट्रेजेडी हुई है उसने सबकी बैंड बजा दी है ना। बट ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम इवेंट्स से लिंक होता है। अब यहाँ पे तो कोई एक्सट्रीम इवेंट आया नहीं है और इस तरीके का डिजास्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड। लेकिन पिछले 50 सालों में जोशीमठ, हम सबको पता है, वो डूब रहा है। बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कमिटीज बनाई, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने कमिटीज बनाई, इन्होंने रिपोर्ट्स दी। मिश्रा कमेटी की 1976 में रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रही, लेकिन वो क्या, बस धूल खाई है। और अब एक के बाद एक घरों को तोड़ा जा रहा है, होटल्स को तोड़ा जा रहा है, वार्निंग्स लगातार दी गई, सब कुछ इग्नोर्ड। फेट ऑफ जोशीमठ इज सील्ड। अब कुछ भी नहीं हो सकता, वापस जाया नहीं जा सकता। कितना भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन देख लो, लेकिन ये हिस्टोरिक सिटी विल बी अ घोस्ट सिटी। अब तो बस सरवाइव की एक स्ट्रगल है कि कैसे बचेंगे, लोगों को बस यहां से बाहर निकालना है। तो हम सबको समझना चाहिए कि जोशीमठ इज अ सिम्टम। ये उस बीमारी का सिम्टम है जो पूरे हिमालयन रीजन को खा जाएगा। ठीक है, जो हम बड़े बड़े डेवलपमेंट मॉडल जो प्लेन्स में, जो हम बाकी शहरों में हम लगाते हैं, जो बड़े बड़े जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, बंगलुरु हो गया, हमने अपने पहाड़ों को भी वही प्लेन समझ लिया है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा दो, रोड को वाइड कर दो, बिल्डिंग ऊंची ऊंची खड़ी कर दो, सब चंगा सी। अब आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं जो उत्तराखंड में चल रहे हैं। स्टेट में तकरीबन 39 लार्ज और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी कैपेसिटी 3600 मेगावाट है और 25 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और हैं जिनकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट है, जो कि बन रहे हैं। अगले 2 सालों में उत्तराखंड के पास 64 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होंगे। टोटल कैपेसिटी 6000 मेगावाट। लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंडर क्या चल रहा है, 180 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, लगभग 21200 मेगावाट, ये पाइपलाइन में है। बहुत सारों ने तो एनवायरमेंट क्लियरेंस ले भी लिया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और स्टेट एजेंसी से। अब अगर मान लो कि हम समझते हैं कि चलो आधे, हाफ ऑफ दिस रीचेस फ्रूशन, मतलब 90 के करीब अगर मान लो पूरे भी हो जाते हैं, तो भी उत्तराखंड के पास टोटल 150 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होंगे। और जाहिर सी बात है भाई, हाइड्रो पावर 4 गुना ज्यादा बढ़ेगी, नो डाउट कि उत्तराखंड में बिजली आएगी। लेकिन क्या ये अनसस्टेनेबल नहीं है? साइंटिस्ट ने लगातार वार्निंग्स दी है कि इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज चाहिए। सरकारी कमिटीज ने ये रिकमेंड किया है कि बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को तो स्क्रैप कर दो, लेकिन स्टिल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्वेश्चनेबल हैं, बट अगेन उसको बनाया जाता है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जोशीमठ के डूबने का एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। आपको पता है कि एक बहुत बड़े एक्वाफायर को खत्म करके सुरंग बनाई गई और वो शहर उसमें डूब गया, चला गया। 520 मेगावाट का तपोवन प्रोजेक्ट 17 साल पहले शुरू हुआ था, 2013 में इसको कंप्लीट होना था। 10 साल हो गए, प्रोजेक्ट अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। प्राइस डबल हो गया है, जितने का बन रहा था दुगने पैसे लग गए। प्रोजेक्ट में 2 बार फ्लड आया है, 2013 और 2021। और 2021 फ्लड्स ने तो भयानक एवलांच भी वो लेके आया जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये इट एग्जेम्प्लीफाइज द रिस्क कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा लेके जाओगे पहाड़ों में तो क्या होना है। प्रॉपर असेसमेंट आपको करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ेगा। हम सबको पता है कि हिमालय जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल माउंटेन रेंजेस। ये स्टेबल माउंटेन रेंज नहीं है, ये अभी भी बढ़ रही है और यहां पे नेचुरल डिजास्टर आने हैं। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग जो जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी दोनों को ही इफेक्ट कर रहा है। डेटा ये बताता है कि 90% अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट यहां पे होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा यहीं पे 90% तक होते हैं यहां पे। और ऊपर से लोग यहां पे रह रहे हैं, वल्नरेबल एरियाज में रह रहे हैं, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल लॉसेस झेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको लगता है कि जिस तरीके से हमारे बाकी शहर हैं वैसे ही बना दो। तो वी हैव टू स्टॉप कॉपिंग द प्लेन्स। जो प्लेन्स में है, प्लेन्स मतलब जो
प्लेन्स में भाई जैसे उत्तर प्रदेश, एमपी, सब प्लेन्स में शहर आते हैं। एनवायरमेंटल साइंस हमको ये बताती है कि हर एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है और उससे आप ज्यादा मत जाइए। अगर उस कैपेसिटी को आपने ब्रीच किया तो डिजास्टर आना तय है। और हिमालय की तो बहुत ही कम कैरिंग कैपेसिटी है, यहां पे आप ज्यादा कुछ बना नहीं सकते। प्लेन्स में तो कुछ भी खड़ा कर दो, ये ह्यूमन प्रेशर नहीं झेल सकता। तो बेटर प्लानिंग और एनफोर्समेंट की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हो गया, दे आर वेरी वीक, ये बहुत कमजोर है और इनइफेक्टिव है, स्पेशली अगर हिल स्टेट्स की बात करें। अब भैया टूरिज्म आता है, पैसा आता है तो बनाते जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। किस बिना पे आप बना रहे हो? पूरा शहर खत्म हो जाएगा, नेचर को क्या, वो तो खत्म कर देगा, वो तो चलेगा ही चलेगा, लोग मरेंगे। टीसीपी डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग विद मिनिमल स्टाफ। आपको पता है जो इनका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, स्टाफ की बहुत कमी है, ऊपर से रिसोर्सेस की बहुत कमी है और रीऑर्गेनाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है। जब से यूपी बना है, 2000 में यूपी बना, यूपी अलग हुआ, बना मतलब यूपी अलग हुआ, यूपी और उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, तब से अभी तक डिपार्टमेंट का रीऑर्गेनाइजेशन ही नहीं हुआ है। अब एक डिपार्टमेंट इतना कमजोर, ऊपर से आपकी प्लानिंग है नहीं, इन्फोर्समेंट है नहीं, हिमालयन स्टेट्स आर डूम्ड और यही हालात हर जगह है। सेकेंड, दूसरा पॉइंट, अल्टरनेट मॉडल को आप लेके आओ और इमीडिएट रिक्वायरमेंट है टूरिज्म सेक्टर में, क्योंकि टूरिज्म जगह पे बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है। हर साल 25 करोड़ के करीब टूरिस्ट आते हैं और 2025 में तक ये और ज्यादा होंगे। और आपको बता दो कि पैंडेमिक से पहले 10 करोड़ थे। तो मैसिव ग्रोथ वाटर स्कैर्सिटी को जन्म देगा, पानी की कमी होगी जैसा हमने शिमला में देखा, एयर क्वालिटी को प्रॉब्लम करेगा और अगेन फॉरेस्ट और लैंड डिग्रेडेशन होगा ही होगा। लेकिन इस अनसस्टेनेबल टूरिज्म का एक अल्टरनेटिव है, हाई वैल्यू सस्टेनेबल टूरिज्म को हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे भूटान इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसने सबसे पहले कि जो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं उनको कम कर दिया। उन्होंने कैप लगा दी कि एक टाइम पे इतने ट्रैवलर से ज्यादा आ ही नहीं सकते और आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी देनी होगी $200। आपको पता है वहां पे अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो सबसे पहले तो उसको फी देनी पड़ती है $200 एक दिन का, यानी कि लगभग 16,000 रुपए एक दिन का। अब ये जो पार्ट ऑफ दिस फी है एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जाता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा लाइवलीहुड, देखिए डिपार्टमेंट अगर वीक है उसका भी रीजन है कि स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है। अगर हम यहां पे टूरिस्ट से भी इतना, ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन अगर थोड़ा पैसा लेने लगे तो ठीक रहेगा ये। इस तरीके की सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। एंड द लास्ट थिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हिमालयन स्टेट्स इन कैन क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एनवायरमेंटल सेक्टर में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री में, ग्लेशियर्स और वाटर बॉडी प्रोटेक्शन में, बहुत सारी और। तो दे कैन बी इंसेंटिवाइज्ड, क्योंकि यहां पे मेजर वाटर रिसोर्सेस जो कि प्लेन्स को सस्टेन करते हैं वो यहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको देखनी होगी, अदरवाइज हिल स्टेशंस आर डूम्ड। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।